सो वेलकम बैक स्टूडेंट एंड दिस साइड और विजय हियर। चैप्टर का नाम आप देख सकते हैं रिसेंट डेवलपमेंट इन इंडियन पॉलिटिक्स। चैप्टर 9 है, इंडिया वाली बुक का लास्ट पार्ट है, ये वीडियो का पहला पार्ट है। अगर आप चैप्टर के रिगार्डिंग में कोई भी नोट्स आते हैं, इंपॉर्टेंट चीज चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल पे हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और आप इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज या ट्विटर चलाते हैं तो आप हमारे साथ वहां पे भी जुड़ सकते हैं। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वांट टेल यू अबाउट दिस थिंग। इस चैप्टर में 1990 से लेकर 2004 की स्टोरी बताई गई है कि किस तरीके से भारतीय राजनीति के अंदर बदलाव देखने को मिले हैं। इस पूरे चैप्टर की जो थीम स्टोरी रहेगी ना, वो यही रहेगी कि अगर हमारे देश में कॉलोनेशन गवर्नमेंट है तो उसका राइज हमारे डेमोक्रेसी में जो राजनीति में पड़ता है वो क्या पड़ता है। मतलब अगर हम देखें तो आप लोगों ने 1967 में कॉलिशन गवर्नमेंट देखी थी, 1969 में भी कॉलिशन गवर्नमेंट देखी थी और 1977 में भी कॉलिशन गवर्नमेंट देखी थी। पर जिस स्तर की कॉलिशन गवर्नमेंट इस चैप्टर में बताई गई है वो बिल्कुल अलग ही है। ओके, और दूसरी बात ये रही कि ये टॉपिक में हमारी कॉलिशन ऑफ गवर्नमेंट का इंडियन पॉलिटिक्स में क्या फर्क पड़ता है वो जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे समझ में आता रहेगा। दूसरा, मंडलाइजेशन इसके अंदर क्या है उसके बारे में बताने की कोशिश करा जाएगा और मंडलाइजेशन की वजह से भारत की राजनीति में क्या प्रभाव पड़ा है हम वो देखने की भी कोशिश करेंगे। दूसरा, इतने सालों से चल रहा केस राम जन्मभूमि या बाबरी मस्जिद या अयोध्या का डेमोलिशन जो हुआ था उसके ऊपर राजनीति क्या हुई थी और किस तरीके से इस राजनीति के बाद फाइनली राजीव गांधी की हत्या कर दी जाती है, उसके पीछे बहुत सारे रीजन है, वो सब हम देखने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं आपको बताऊं तो 1990 के दशक में, दशक समझते हैं ना, 1990 से लेकर लगभग 2000 तक, यानी कि 10 साल तक, 1990 से लेकर 2000 तक 10 साल तक राजनीति में क्या बदलाव देखने को मिले हैं हमें, हम वो जानेंगे। इस पूरे चैप्टर में सभी चीजों को कवर नहीं करा गया पर बेसिकली 5 टॉपिक को कवर करा गया। सबसे पहले इंडियन कॉलिशन पॉलिटिक्स, मतलब 1990 से लेकर लगभग, क्योंकि 89 तक तो क्या कहते हैं आपके राजीव गांधी थे और इंदिरा गांधी मतलब कांग्रेस पार्टी उस टाइम तक रही थी। उसके बाद किस तरीके से 90 से लेकर 2000 तक कॉलिनेशन गवर्नमेंट का ऐसा बाढ़ आया कि ऐसा लगता है जिस तरीके से आप कपड़े बदल रहे हैं उस तरीके से पार्टी कॉलिनेशन गवर्नमेंट बना रही है, ये था। फिर पूरी तरीके से इसी दौरान में, इसी घटनाक्रम के दौरान में हमें मंडल कमीशन के बारे में पढ़ना होगा और उसके बाद न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी में क्या बदलाव आए, यानी कि लिबराइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन में क्या क्या हमने इंप्लीमेंटेशन करा। बाबरी मस्जिद, अयोध्या कांड यानी कि राम टेम्पल, वो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा और राजीव गांधी की हत्या क्यों करी गई वो भी इस चैप्टर में डिस्कस किया जाएगा। तो बनिए बिल्कुल रिलैक्स होके, इंडिया वाली बुक का लास्ट वाला चैप्टर है। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे इस इमेज से शुरू करना चाहता हूँ। मैं दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से 1971 के टाइम पीरियड में इंदिरा गांधी की पावर ऐसी थी कि उसे किसी भी पार्टी की कोई जरूरत नहीं पड़ी थी और आराम से सुप्रीम हेड सबसे नंबर 1 यही थी और उस समय नारा चल रहा था इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया, है ना। और 1971 में बहुत अपने दम पे उन्होंने जो क्या कहते हैं मजबूती हासिल करी वो कोई नहीं कर सकता था। लेकिन वही 1990 की बात आती है, 1999 की बात आती है, ये ऐसा दौर था जिसमें कांग्रेस बहुत छोटा हो चुका था। कांग्रेस ऐसा छोटा हो चुका था कि उसको कोई भी कोलिनेशन नहीं करना चाहता था, कोई भी गठबंधन में नहीं बनाना चाहता था और गठबंधन की वजह से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार सबसे ऊपर चली गई थी। जो जनता पार्टी थी बाद में भारतीय जनता पार्टी बनी थी, वो मैंने आपको 1980 की बात बता दी थी कि 1980 में जाके भारतीय जनता पार्टी बनती है। तो ये कांग्रेस प्रणाली यानी कि कांग्रेस सिस्टम का एक एंड था और उसके बाद कांग्रेस कभी आ ही नहीं पाई। मतलब वो कभी 2004 में जाके आ पाई थी लेकिन इस बीच वो कभी नहीं आई और भारतीय राजनीति में बहुत सारे बदलाव देखने को मिले हम लोगों को। बाद में तो फिर आपको पता 2014 से तो बीजेपी सरकार भारत में चली रही है। अब यहाँ पे इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, इसकी शुरुआत में थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड से बता देता हूँ। 1967 के अंदर अगर हम बात करें तो उस समय पे मोरारजी देसाई जी को नहीं बनाया जा रहा था क्योंकि शास्त्री जी की डेथ के बाद यहाँ पे इंदिरा गांधी जी को देश का क्या बनाया गया था तो मुख्य आपका प्रधानमंत्री बनाया गया था। प्रधानमंत्री बनाने के बाद 1967 के बाद आपको पता होगा 1967 में तो इन्हें पीएम बना दिया गया था, लेकिन 1969 के अंदर कांग्रेस के 2 टुकड़े हो गए थे। कांग्रेस आर बन गई थी और कांग्रेस ओ बन गई थी। उसका रीजन यही था कि मैंने इतना डिटेल में नहीं बताऊंगा, मैंने पहले वाले चैप्टर से बता दिया है। इसका रीजन सिंपल सा ये था कि एस निजलिंगप्पा जो कह रहे थे कि नीलम संजीवा रेड्डी प्रधान और राष्ट्रपति बनने चाहिए, क्योंकि इसी दौरान 1969 में राष्ट्रपति जी की डेथ हो चुकी थी। डेथ होने के बाद इंदिरा गांधी जी चाह रही थी कि वीवी गिरि जी बने और खुद की कांग्रेस पार्टी सिंडिकेट मेंबर चाह रहा था कि नीलम संजीवरा रेड्डी बने। पीएम को करना चाहिए था पार्टी को सपोर्ट और पीएम ने सभी एमपी लोगों से बोल दिया कि सभी अपने मन की सुने, सभी अपने दिल की बात सुने और दिल में बजा गिटार और यहाँ पे सीन ये हो गया कि वीवी गिरि जी को देश का
राष्ट्रपति बना दिया गया जो उपराष्ट्रपति थे। इससे कांग्रेस के जितने लीडर्स थे ना, स्पेशली कांग्रेस के अध्यक्ष एस निजलिंगप्पा, वो कांग्रेस में इंदिरा गांधी के खिलाफ चले गए, नॉन कॉन्फिडेंस मूवमेंट लेके आ गए। इसी वजह से पार्टी के दो टुकड़े हो गए। 1969 में ये सीन हुआ। अब 1969 में जैसे तैसे करके पार्टी चली, लेकिन यहाँ पे 1971 के अंदर दोबारा इलेक्शन होता है और 1971 के अंदर इलेक्शन होने के बाद कांग्रेस पूरी तरीके से जीत जाती है और इंदिरा गांधी की कांग्रेस जो आर थी, कांग्रेस आर, याद रखना कांग्रेस ओ सिंडिकेट मेंबर्स की थी, वो हार गई थी 1971 के इलेक्शन में और कांग्रेस आर जो थी वो जीत गई थी। लेकिन उसके बाद कांग्रेस आर ने आपको पता होगा 1971 में अगर वो जीती तो उनका कार्यकाल 1976 तक ही चलेगा, लेकिन उन्होंने 1975 के अंदर इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था। इमरजेंसी डिक्लेयर कर दिया था, इसके बारे में हमारी पूरी स्टोरी हमने बताई हुई है। अब इसमें फिर देखा गया कि 1971 में जाके एक नई सरकार बनती है और उस सरकार का नाम होता है जनता पार्टी। ओके, जनता पार्टी याद रखिएगा। ये जनता पार्टी जो है उसके फिर जाके क्या कहते हैं, बाद में जो हेड बनते हैं वो बनते हैं हमारे मोरारजी देसाई जी, यानी कि 71 तक यही बने रहे, तो सॉरी 77 में बने जाके, और 77 में बनने के बाद 1980 तक दोबारा से क्या हुआ, 1980 तक 3 पीएम बदल चुके थे। सोचिए 3 पीएम बदल चुके थे 1980 तक। तो ये एक ऐसा दौर था। अभी 1980 में हम लोग आ गए, मतलब मोरारजी देसाई जी के बाद चरण सिंह जी बने थे, चरण सिंह के बनने के बाद शेखर जी को बनना था, चंद्रशेखर जी को बनना था, लेकिन फिर 1980 के अंदर दोबारा से इलेक्शन हुआ और इंदिरा गांधी दोबारा आ गई। और इंदिरा गांधी जब दोबारा पीएम बन गए तो फिर आपको पता था 1980 के लेके 84 के बीच तक वो बनी रही और 84 में वो कांड हो गया था। 84 में कांड होने की वजह से इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई। उसके बाद उनके बेटे को बनाया गया था और बेटे को जब बनाया गया था इंदिरा गांधी जी के बाद तो वो 1989 तक लगभग देख सकते हो 2 दिसंबर 1989 तक रहे। अब 1989 तक रहे तो अब यहाँ पे दौर स्टार्ट होता है कोalition पार्टियों का। अब कोalition पार्टियों का दौर स्टार्ट होता है तो यहाँ पे अब आता है गठबंधन का युग। गठबंधन के युग के अंदर देखा गया कि कोई पार्टी किसी को सपोर्ट करिए, कोई पार्टी किसी को सपोर्ट करिए। 1989 के अंदर इलेक्शन इसलिए हुआ और कांग्रेस पार्टी उस समय हार गई। क्यों हार गई? क्योंकि पता है लास्ट तो राजीव गांधी थे, उनकी हत्या कर दी गई थी और उसके बाद वो हार गई। लेकिन किसी भी पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिली, क्लियर मेजोरिटी नहीं मिली, लेकिन जिसकी वजह से कोalition गवर्नमेंट बनने की वजह से वीपी सिंह की सरकार आती है। वीपी सिंह का नाम है विश्वनाथ प्रताप सिंह, इनकी सरकार आती है। अब इनकी सरकार को सपोर्ट मिला होता है, किन से सपोर्ट मिलता है? आप देखो वो थे जनता दल से, लेकिन उनको नेशनल फ्रंट पार्टी से सपोर्ट मिलता है और नेशनल फ्रंट पार्टी बीजेपी को भी सपोर्ट करती है, पर बीजेपी की सरकार आती नहीं है। अब यहाँ पे 1989 का आप देख सकते हो इंडियन नेशनल कांग्रेस को सीटें मिली थी इतनी, लेकिन इनको सपोर्ट किसने नहीं करा और यहाँ पे जनता दल को सपोर्ट करते क्योंकि कांग्रेस को नहीं चाहते थे वो अब सत्ता पे लाना। दैट इज वाई रीजन बन गया और यहाँ पे विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि क्या कहते हैं आपके वीपी सिंह की सरकार बनती है। वीपी सिंह सरकार ने अपने कार्यकाल में वो डिसीजन ले लिया ओबीसी के लोगों का रिजर्वेशन वाली बात, वो हम आपको आगे बताएंगे। अब यहाँ पे 1999 के अंदर नेशनल फ्रंट सपोर्ट कर देती है गवर्नमेंट को, इसकी वजह से उनकी सरकार बन जाती है और यहाँ पे जनता पार्टी एक तरीके की नई गवर्नमेंट सामने उभर के आती है। अब यहाँ पे फिर सीन होता है, फिर से क्या होता है कि 1989 के बाद इनकी सरकार को सपोर्ट तो मिलता है लेकिन 1990 तक रहते हैं वीपी सिंह जी। वीपी सिंह जी के बाद फिर से कांग्रेस को सपोर्ट मिल जाता है और यहाँ पे नवंबर 1990 से लेकर 1991 तक ही बस कांग्रेस के सपोर्ट की वजह से ये सरकार चल पाती है। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार थी, ये भी ज्यादा लंबे समय तक नहीं चली और चंद्रशेखर जी चंद्रशेखर ये देश के पीएम बनते हैं लेकिन ज्यादा समय के लिए बन नहीं पाते और ज्यादा समय बनने की ना वजह से यहाँ पे फिर से पार्टी जो है कांग्रेस पार्टी वो दोबारा सत्ता में आती है और वो पीवी नरसिम्हा राव के अंडरटेकिंग में। पीवी नरसिम्हा राव के अंडरटेकिंग में इनका कार्यकाल 5 साल का पूरा हो जाता है, लेकिन वही वाली बात पीवी नरसिम्हा राव के टाइम पीरियड पे इनको भी कोalition गवर्नमेंट बनानी पड़ी थी, इनको भी किसी का सपोर्ट लेना पड़ गया था। और यहाँ पे आप देख सकते हो 1991 का इलेक्शन हुआ था, इसमें कांग्रेस को ठीक ठाक सीट मिल गई थी, 244 सीटें मिल गई थी और इनको कोalition गवर्नमेंट में 1-2 सीटें चाहिए थी। मतलब आपको पता है कि 543 में से 272 समथिंग सीटें लानी पड़ती हैं, तो किसी न किसी के साथ मिलकर जोड़ तोड़ करके इन्होंने बना लिया। ऑफकोर्स बीजेपी के साथ नहीं बना सकते। पीवी नरसिम्हा राव के बाद कुछ टाइम के लिए एचडी देवगौड़ा बनते हैं, कुछ टाइम के लिए इंद्र कुमार गुजराल बनते हैं और उसके बाद 1998 के बाद फिर दोबारा से एक दौर स्टार्ट होता है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी को समर्थन तो मिलता है लेकिन कुछ ही दिन की सरकार वो चला पाते हैं। फिर उसके बाद 1999 के अंदर दोबारा से गवर्नमेंट सरकार बनती है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार को सपोर्ट करने के लिए आते हैं हमारे एनडीए। एक एनडीए क्या है और एनडीए के बारे में बहुत कुछ आपको समझना है और आपको पेपर में कॉलेज में जब आप जाओगे तो यूपीए के बारे में और एनडीए के बारे में आपको समझ में आएगा। एनडीए जो लोग थे वो अटल बिहारी वाजपेयी को सपोर्ट कर रहे थे, इसलिए पीवी नरसिम्हा राव उन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया था, लेकिन यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी थे जो 1999 के बाद 2004 तक इनका कार्यकाल रहा था।
एक बात आपको बता दो कि मार्च से लेकर अक्टूबर तक की सरकार इनकी कुछ समय तक रही थी, लेकिन यहाँ पे ऐसा बोला जाता है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार कुछ ही चंद दिनों तक बन पाई थी। और वो चंद दिनों तक कौन सी थी वो आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, क्योंकि यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता थे जिनको अपोजिशन पार्टी और साथ में उनकी रूलिंग पार्टी दोनों ही उनको पसंद किया करती थी। यहाँ पे बीजेपी का टाइम पीरियड पहली बार सफलतापूर्वक अक्टूबर 1999 से लेके 2004 तक पहली बार इनकी सरकार, बीजेपी सरकार जो थी वो पूरा अपना कार्यकाल पूरा कर पाई थी, वो भी अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में। इसीलिए बीजेपी सरकार के लिए लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी ये दोनों एक ऐसे नेता थे जो कहीं ना कहीं क्या कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार 2004 में खत्म हो गई थी। उसके बाद लग रहा था कि लाल कृष्ण आडवाणी को पीएम बनाया जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सत्ता में अभी तो अटल बिहारी वाजपेयी ही रहे थे। 1999 के बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे दोबारा फाइनली 1999 से लेकर 2004 तक इस सत्ता में रहते हैं। और इतने सारे हमारे जो अभी तक क्या कहते हैं जो बने हैं, आपके कौन बने हैं, जो पीएम बने हैं वो ये सारे, मतलब लास्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे अटल बिहारी वाजपेयी 11वें थे, जो 11वें थे। आप देख सकते हो 19 मार्च 1999 से लेके कुछ बने थे, सॉरी ये है, ये वाला है 11वें है। 1999 से लेके 2004 तक बने। 2004 से लेके 2009 में आपके क्या कहते हैं वो रहे थे, कौन रहे थे, मनमोहन सिंह जी। मनमोहन सिंह जी के बाद फिर दोबारा मनमोहन सिंह जी रहे थे, तो मनमोहन सिंह का अगेन दोबारा कांग्रेस का कार्यकाल लंबे समय तक रहा। 2004 से लेके 2014 तक 2004 से लेके 2014 तक मनमोहन सिंह रहे, यानी कि इतने साल तक सरकारें चल रही है, इतने साल तक सरकारें चल रही है। जवाहरलाल नेहरू से लेके लास्ट अगर मैं बात करूं आपके राजीव गांधी तक, जवाहरलाल नेहरू से लेके लास्ट राजीव गांधी तक बात करूं, इस समय सब समय कांग्रेस थी, सारे टाइम कांग्रेस थी। और 1999-90 का जो दशक था, लगभग 2000 का जो दशक था, उसमें सिर्फ और सिर्फ 1990 से लेकर 2000 के बीच में सिर्फ और सिर्फ अटल बिहारी वाजपेयी एक ऐसे नेता बने थे जो 1999 से लेके 2004 तक पहली बार अपना कार्यकाल पूरा कर पाए थे बीजेपी सरकार से। यानी कि या तो उस बीच कॉलिशन गवर्नमेंट चल रही थी या पहले आपका क्या कहते हैं कांग्रेस चल रही थी। ये बहुत बड़ा मिथ है, इसलिए 2014 के अंदर जाके बीजेपी सरकार नरेंद्र मोदी के अंडर में जो आई वो पूरी तरीके से सब कुछ अपने आप को फेरबदल करने में लगी हुई है ना। तो ये सारी चीजें, सो दिस इज द कोalition गवर्नमेंट। और इस बीच आपने सारी चीजें देख ली कि क्या क्या बदलाव हुए थे। और यहाँ पे बीच में हम ये बताने की कोशिश करें कि एक बार ऐसा हुआ था कि कौन सपोर्ट में था और कौन बाहर में था, तो ये वो है। आज फिर राजनीति का समीकरण देख लें थोड़ा सा। 1996 की बात करें अगर आप, तो उस समय यूनियन फ्रंट की गवर्नमेंट ने सपोर्ट करा था कांग्रेस को और लेफ्टीज को, और उस समय बीजेपी जो थे वो सत्ता से बाहर थे। 1996 की बात हो रही है। 1989 की अगर बात करें तो नेशनल फ्रंट ने बीजेपी को सपोर्ट करा और लेफ्ट फ्रंट को सपोर्ट करा। उस समय पे कांग्रेस सत्ता से बाहर थी, है ना। तो ये सिस्टम जो है अलग अलग है, कांग्रेस भी बाहर थी एक टाइम पे और एक टाइम पे बीजेपी भी बाहर थी। तो ये समय है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको समीकरण समझना होगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ये इंडियन पॉलिटिक्स के कोalition का एक थोड़ा बहुत आपका गणित था, इस समय पे इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर क्या क्या बदलाव हो रहे थे। इसी बीच जैसे सरकारें बदल रही है ना, इसी बीच ऐसे ऐसे स्टेप देखने को मिले। हर सरकार चाह रही थी कि हमें एक ऐसा मुद्दा मिले कि जनता के बीच में हम लोग अपना एक पकड़ बना लेंगे अगर हम लोग, तो कहीं ना कहीं हम आने वाले लंबे समय तक, जैसे कांग्रेस पार्टी इतने लंबे समय तक टिकी रही सत्ता के अंदर, वैसे ही दूसरी पार्टी इतने लंबे समय तक सत्ता में टिकी रहेगी, ऐसा मुद्दा वो लोग ढूंढ रहे थे। तो वीडियो के अगले पार्ट में बात करेंगे जल्दी उसके बारे में। जब तक वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।